जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु का। यहाँ से सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था कि महमूद गजनवी के कुछ समकालीन शासक कौन कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन इनके समकालीन है। तो देखिए, महमूद गजनवी की बात करेंगे, रानी दिद्दा ये कश्मीर की शासिका थी, ये इसकी समकालीन होती है ना। इसके बाद संग्राम राज, ये इनका समकालीन होता है। और आगे बढ़ेंगे तो परमार भोज, ये भी इनका समकालीन है महमूद गजनवी का। और बंगाल में महिपाल शासक थे, और साथ ही साथ चोल में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये इनके समकालीन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, जैसे अलबरूनी। अब अलबरूनी के बारे में समझते हैं। अलबरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। तो सीधा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। महमूद गजनी के प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। देखिए, गजनी महमूद गजनवी का इतिहासकार था, 11वीं सदी में भारत आया था। अलबरूनी ने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसने क्या किया है कि संस्कृत रचनाओं का भी उपयोग किया है, उसका अध्ययन किया है और वहाँ से कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। तो ये ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराह मिहिर की रचनाओं पर का अध्ययन करता है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। देखिए, तहकीक ए हिंद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तहकीक ए हिंद का रचनाकार कौन है? अलबरूनी है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। देखिए, जो तहकीक ए हिंद है ये अरबी भाषा में है ना, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? एडवर्ड साची ने किया, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। तो तहकीक ए हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए अलबरूनी के बारे में, है ना। यहाँ पर दिया गया इसका उपनाम होता है अबू रेहान, है ना। अब इसकी उपाधि की बात करेंगे तो इसे विद्यासागर कहा जाता है, भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त है और प्रथम मुस्लिम भारतविद ये भी कहा जाता है, इंडोलॉजिस्ट। तो इसका उपनाम है अबू रेहान। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि अबू रेहान किसका नाम है? अलबरूनी का। इसकी उपाधि है विद्यासागर, किसने दिया था? भारतीय ब्राह्मणों ने इसे विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। और प्रथम मुस्लिम भारतविद ये भी इसको कहा जाता है। इसका जन्म खीवा, खीवा का मतलब ख्वारिज़्म में हुआ था 973 ईस्वी में। इसकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में गजनी में होती है। जन्म कहाँ पर हुआ है? ख्वारिज़्म, और मृत्यु कहाँ पर हो रहा है? गजनी में। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद, इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है या फिर मिन मकाला नाम भी दिया जाता है। ये पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण ये भी कहलाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि 11वीं शताब्दी का दर्पण किस पुस्तक को कहते हैं? ये कहते हैं किताब उल हिंद को, या इसी का नाम है तहकीक हिंद। इवुल्फा, भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की। अलबरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की है। देखिए, भारत में प्रवास के बाद ये क्या होता है कि इसकी रचना करता है, रचना का नाम क्या होता है? इवुल्फा, और इसने कुल 113 रचनाएं की है। किताबस सैदाना, है ना, ये अलबरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है जिसका फारसी अनुवाद बकर ने किया है। देखिए, यहाँ पर एक किताबस सैदाना, है ना, सैदना की जो रचना की होती है ये दवाओं से संबंधित है, मतलब औषधि संबंधित पुस्तक है। इसका फारसी अनुवाद बकर के द्वारा किया जाता है। किताब उल हिंद का अनुवाद, अरबी में लिखी किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची, या फिर पीछे अपने सचाऊ यहाँ पे लिखा है, पीछे साची लिखा था, इन्होंने किया है। और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अलबरूनी के बारे में और तथ्य दिया है। अलबरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज़्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। मामूनी वंश ख्वारिज़्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। अब गजनवी के बारे में चीज़ें समाप्त हो गई। अब यहाँ पर गोरी के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। मोहम्मद गोरी, अब यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले इसके वंश के बारे में दिया, ये संसबनी वंश का था। मोहम्मद गोरी के अन्य नाम, इसका नाम जंगी था, सिहाबुद्दीन था। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिहाबुद्दीन की उपाधि क्या हो गई, मुइज्जुद्दीन। देखिए जंगी, सिहाबुद्दीन, मुइज्जुद्दीन, है ना, ये सब मोहम्मद बिन साम, ये सब इसके उपनाम है। तो क्वेश्चन ये मोहम्मद बिन साम कई बार पूछा है कि किसका उपनाम होता है या है, तो मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी को कहा जाता था। जुहाक, अब जुहाक क्या है, देखिए पौराणिक नायक जुहाक को मुइज्जुद्दीन के राजवंश का प्रथम पूर्वज बताया गया है। तबाकाते नासरी, मिनहाज के तबाकाते नासरी में मोहम्मद गोरी के विजय का प्रामाणिक विवरण मिलता है। देखिए ये मिनहाज उस सिराज, इसने एक पुस्तक लिखा है तबाकाते नासरी, इसमें मोहम्मद गोरी के विजय का वर्णन किया गया है। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गोर का शासक बनता है। 1173 में मोहम्मद गोरी गोर का शासक बनता है। आगे यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बताया गया। 1175 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है, करमाती जाति के सियाओं पर हुआ था। मुल्तान के साथ गोरी ने उच्च एवं निचले सिंध को भी जीत लिया था। तो 1175 में ये आक्रमण कहाँ पर करता है, मुल्तान पर। 1178 गोरी के गुजरात में आक्रमण किया, वहाँ का शासक मूलराज या भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित किया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कई बार बना है कि मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कब होती। तो देखिए ये गुजरात में होता है, किसके खिलाफ, मूलराज या फिर इनका नाम होता है भीम द्वितीय, इनके खिलाफ गोरी की पहली पराजय होती है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने पराजित किया था, मूलराज ने या फिर भीम द्वितीय ने किया था। यह भारत में इसकी पहली पराजय होती है। हाँ एक चीज़ और भी याद रखना है कि मूलराज की जो संरक्षिका होती है ये नयिका देवी होती है, नयिका देवी, ये भी नाम आपको याद रखना है। कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है कि इसकी संरक्षिका कौन थी, तो ये नयिका देवी थी। आगे दिए 1179 गोरी ने पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर आक्रमण किया। देखिए गजनी वंश का जो अंतिम शासक है खुसरो शाह, इस पर आक्रमण करता है। 1186 गोरी ने पेशावर की राजधानी लाहौर को जीत लिया, लाहौर को जीत लेता है। इसके बाद 1185 में सियालकोट को जीतते हैं। 1188 में क्या होता है, यहाँ पे देखिए तबर हिंद, तबर हिंद मतलब भटिंडा, यहाँ का अभियान चलता है ना। तबर हिंद के किले को जीत लेता है। यह घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बना। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इसका तात्कालिक कारण है। 1188 में ये भटिंडा को जीतता है, इसके बाद आगे बढ़ता है तराइन की ओर। 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध है, इसे जरूर याद रखिएगा, ये है तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। तराइन का फर्स्ट युद्ध यहाँ पे दिया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और ये यहाँ से भाग जाता है ना। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। 1192 में फिर से क्या होता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सेना को एकत्रित करता है, फिर से आक्रमण करता है, जिसे कहलाता है, ये होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, है ना। और यहाँ से ऐसा जिक्र भी मिलता है कि मोहम्मद गोरी जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान लेके चला जाता है ना। वहाँ पर उन्हें मतलब ये पृथ्वीराज चौहान उसकी हत्या करते हैं और फिर बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे जिक्र मिलता है और कुछ जगह ऐसे जिक्र मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान की स्वाभाविक मृत्यु होती है ना। आगे यहाँ पर देखिए दिया है कि 1194 में चंदावर, ये चंदावर का युद्ध है ना, ये जयचंद के खिलाफ लड़ा जाता है। देखिए जयचंद ये साथ देता है पृथ्वीराज चौहान का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साथ देता है मोहम्मद गोरी का जब तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा होता है तब, है ना। लेकिन इसका जो छल होता है, इसका परिणाम इसे मिलता है चंदावर के युद्ध में 1194 में। यहाँ पर जयचंद की हार होती है और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। 1195-96 गोरी क्या करता है, बयाना जीत लेता है। इसके बाद ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल ने विजिट किया, है ना। 1205 मोहम्मद गोरी खुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से हार जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1206 मोहम्मद गोरी की सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते वक्त किसी ने 15 मार्च 1206 में हत्या कर दी। देखिए यहाँ पे मोहम्मद गोरी की हत्या का जिक्र मिल रहा है ना। और कई जगह मतलब जो कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान उसकी हत्या करते, तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है ना। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में रहा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी दिए गए जिन्हें हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया फखरुद्दीन राजी एवं नमाजी उरुजी गोरी के दरबार में रहते थे। देखिए फखरुद्दीन राजी एक नाम ये है और नमाजी उरुजी ये किसके दरबार में रहते थे, गोरी के। गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाया था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बना है कि लक्ष्मी और नंदी युक्त सिक्का किसने चलाया था, तो मोहम्मद गोरी ने चलाया था और उसी के सिक्के पर मोहम्मद बिन साम लिखा होता था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया था, है ना। तबाकाते नासरी के अनुसार एक बार गोरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार है, क्योंकि वे उसके सुदूर अभियानों का दायित्व
संभाल सकते हैं। उसने स्पष्ट कहा था कि उसके दास उसके पुत्र हैं और उसके उत्तराधिकारी भी होंगे। देखिए, मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, तो मोहम्मद गोरी ने यह जिक्र किया था कि जो उसके गुलाम है, जो उसके दास है, वही उसके उत्तराधिकारी बनेंगे। आगे यहाँ पर दिया, भारत में मुस्लिम राज्य के नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। तो भारत में मुस्लिमों के इस स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद गोरी को। तो ये दोस्तों मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ तथ्य रहे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिया जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना होने पाए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर में सभी लेटर्स स्मॉल लिखना और कोई भी स्पेस नहीं देना है, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।